मित्र, आज दिन भर दिल्ली में हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को लेकर सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। यानी अब इस पर फिल्म रिलीज या वेब सीरीज रिलीज होने से पहले उन्हें क्या देखना होगा, क्या समझना होगा, और सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले क्या नियम कानून है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और बात करेंगे बंगाल चुनाव प्रचार में कब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, चूंकि उनकी मांग बढ़ गई है वहां पर। इधर महंगाई को लेकर यूपी का माहौल क्या है, और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अब 1 साल का भी वक्त नहीं रह गया है। विपक्ष की क्या रणनीति है, अखिलेश यादव प्लान 2022 के मद्देनजर कहां पर है, तो आपको यह भी बताएंगे कि दिन भर दिल्ली में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर विपक्ष की क्या तैयारी है। विस्तार से बात करेंगे दिन भर दिल्ली में। ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को लेकर सरकार अगले 3 महीनों के भीतर कानून लेकर आने वाली है। नए नियमों में क्या कुछ होगा और क्या सरकार के दिशा निर्देश हैं, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। It is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज वेबसाइट के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के एब्यूज और मिसयूज के खिलाफ यूजर्स को अपनी शिकायतों की समय सीमा के अंदर निराकरण के लिए एक फोरम मिलना चाहिए। इसके लिए कंपनियों को एक व्यवस्था बनानी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतें सुनने के लिए एक अधिकारी रखना होगा और उसका नाम भी बताना होगा। इस अफसर को 15 दिन के अंदर शिकायत को दूर करना होगा। अगर शिकायत न्यूडिटी के मामलों में होती है तो 24 घंटे के अंदर इससे जुड़ा कंटेंट हटाना होगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना चाहते हैं तो उसे आपको उसकी वजह बतानी होगी। गलत कंटेंट पहली बार किसने डाला ये भी बताना होगा। Social media platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. तो आपको यह बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यस, और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। We have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details. From where they publish, how they publish, how much is this spread, anything. So that disclosure will come. That is first. Information. We are not mandating a registration. We are seeking information. सोशल मीडिया ओटीटी न्यूज पोर्टल के लिए नए नियम। ओटीटी की कड़ी निगरानी होगी। कंटेंट की निगरानी की जाएगी। 3 कैटेगरी बनाकर निगरानी होगी। शिकायत को सुनने वाला अधिकारी भारतीय हो। आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी। सोशल मीडिया पर 3 महीने में कानून बनेगा। सोशल मीडिया के नियम 3 महीने में लागू हो। कानून में 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। ओटीटी पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था। पोर्टल्स को अफवाह, झूठ फैलाने का कोई अधिकार नहीं।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली। इसके लिए अगले 3 महीनों में कड़ा कानून बनेगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे झूठ और अफवाहों के फैलने पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश में महंगाई का कहर लोगों की कमर तोड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, प्याज, सभी की कीमतें लोगों को परेशान कर रही हैं। इसका सामना आप भी कर रहे होंगे। इसी पर आधारित हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। महंगाई का सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, प्याज, सभी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसी वजह से लोगों का बजट बिगड़ गया है। बात अगर पेट्रोल डीजल की करें तो आसमान छू रही पेट्रोल डीजल की कीमतें। 55 दिनों से लगातार बढ़ रहे दाम। कई शहरों में पेट्रोल 90 के पार, कई शहरों में पेट्रोल 100 के करीब। आम आदमी कैसे डलवाए पेट्रोल डीजल? देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल के दाम और रसोई गैस की कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया गया। उदयगंज स्थित डायमंड डेयरी से डीएम कार्यालय जा रहे कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोका तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी। सरकार से बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो रसोई गैस की कीमतों से भी लोगों को राहत नहीं है। आज विधानसभा में भी जो है समाजवादी और कांग्रेस ने वॉकआउट किया है और सीधे तौर पे मांग की है कि जो बढ़े हुए दाम हैं उनको वापस लिया जाए। अब आप देखिए कि रसोई गैस जो है उसको ले करके जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार डिमांड की जा रही है कि जो रसोई गैस के दाम है उनको सरकार नियंत्रित करे। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। जनता पर फिर महंगाई की मार। फरवरी में तीसरी बार बढ़े सिलेंडर के दाम। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़े। घरेलू सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी। फरवरी में गैस सिलेंडर में 100 रुपए का इजाफा। गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ही हमको बताए क्या करें, हम सब्सिडी खत्म होती जा रही है और दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। गैस भैया इतनी महंगी हो गई है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही हम लोगों के लिए। घर खर्च चलाना इतना मुश्किल हो गया है, हम तो आत्महत्या कर लेंगे। ना हम जिंदा रहेंगे ना ये बनाएंगे खाना वाना बैठ के। गैस के दाम पहले तो इतने सही थे, अब हम लोग एफर्ट भी कर सकते थे। अब धीरे धीरे इतने महंगे हो गए कि बचत, अब खाना बनाने में भी हमें बचत करनी पड़ रही है। 2-3 फैमिली थी, सेपरेट अपना हिसाब से खाना बनाते थे। अब हमें एक होके सबके बारे में सोच के कि हाँ तो एक ही जगह हम लोग इसलिए गैस यूज कर रहे हैं। और पेट्रोल के भी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो वो भी सब बहुत मतलब प्रॉब्लम की बात है। हम लोग भूल गए हैं कि अभी हम लोग कोरोना से निकल के आ रहे हैं और क्या परिस्थितियां सबके घरों की कैसे कर के अपना काम कर रहे हैं। अब आप महंगाई पे महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हो तो क्या करेंगे? पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई। प्याज लोगों को रुला रहा है। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। बाहर की मंडियों से आपूर्ति कम। आसमान छूने लगा प्याज का भाव। 10 दिन में 2 गुने से ज्यादा महंगी सब्जियां। 50 से 60 रुपए किलो में बिक रहा प्याज। जिस तरह से 794 रुपए आज हो गया, फिर से 25 रुपए बढ़ा दिया गया है। ये सरकार इतनी असंवेदनशील और निर्मम हो गई है कि शायद अब 100 का शतक पेट्रोल में लगा दिया है, 1000 का शतक इस पे लगा देंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इनका सही उपयोग यही है कि इनको यहाँ पर स्टूल की तरह यूज किया जाए, क्योंकि हमारी हैसियत तो नहीं है इसको बढ़वाने की। बढ़ती महंगाई ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। एक पखवाड़े में ही महंगाई आसमान छू रही है। इससे लोगों को खान पान के लिए जेब और हल्की करनी पड़ रही है। मौजूदा समय की बात करें तो महंगाई अपने चरम पर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अरहर, मूंग, उड़द, मटर आदि की दालों के दामों में इजाफा हो गया है। इन दालों का स्वाद चखने के लिए लोगों की जेब और हल्की हो रही है। रिफाइंड के दाम भी बढ़ गए हैं। ये हाल तब है जब कोरोना के कहर के बाद से व्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। बाजार में चहल पहल अभी पहले जैसे नहीं दिख रही। ऐसे में महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। घर की रसोई चलाना लोगों के लिए महंगा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना की नई स्ट्रेन से लोगों में दहशत बढ़ गई है और देश में कई राज्य के हिस्से ऐसे हैं जहां पर अभी भी लॉकडाउन है
तो हम ये आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए ये खबर दिखा रहे हैं। क्या इसमें है, क्या जानकारी है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोरोना की महामारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर किसी ने कोरोना काल में मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन अब कोरोना के नए स्ट्रेन ने लोगों को एक बार फिर हैरान कर दिया है। लोगों में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। कोरोना की नई स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है। अगर इस नई स्ट्रेन में आने वाले लक्षणों की बात करें तो शरीर में दर्द, गले में खराश, आंख आना, सर दर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेस पड़ना, पैर की उंगलियों का रंग बदलना। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण को अपने शरीर में देख रहे हैं तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोरोना वायरस के लक्षणों पर बड़ा अध्ययन हुआ है। इस अध्ययन को कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित किया गया। इसमें 70,000 मरीजों के डेटा के आधार पर संक्रमण के लक्षणों को श्रेणीवार बताया गया। शोधकर्ताओं ने लोगों के डेटा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला आउट पेशेंट, दूसरा इन पेशेंट और तीसरा आईसीयू में भर्ती मरीज। इन तीनों मरीजों के बीच में अंतर जानने की कोशिश की। वायरस की प्रकृति में 4 नए बदलाव देखे गए हैं। इनके साथ ही शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक कोड में 6 बदलावों की भी खोज की है। इसके 12 में से 9 परिवर्तनों को गंभीर माना जाता है। कोरोना वायरस का दूसरा पैटर्न दक्षिण अफ्रीका में मिला था। इसके बाद दुनिया के कई देशों में कोरोना का ये स्ट्रेन मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का सिलसिला लगातार जारी है। यह सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, अब यह पूर्वांचल और अवध के प्रांत में भी महापंचायत शुरू हो गई है। आज कहां कहां महापंचायत हुई और क्या असर है उन जिलों में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखते देखते 100 दिन होने को हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और हर रोज धारदार होता जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन का कोई हल नहीं निकल रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो किसानों के नेता राकेश टिकैत, नरेश टिकैत लगातार देश में घूम घूम कर किसान पंचायतें कर रहे हैं। इन दिनों यूपी किसान आंदोलन के केंद्र में आ गया है। नरेश टिकैत बाराबंकी के बाद अयोध्या होते हुए बस्ती पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने दर्शन पूजन किया। नरेश टिकैत ने अयोध्या में बजरंग बली का आशीर्वाद दिया। इसके बाद राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दरबार में भी आशीर्वाद लिया। किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलन जीवी, परजीवी, इस तरह शब्द तो नवाजा जा रहा, तो उनके मन में कहीं न कहीं किसानों के प्रति कोई सहानुभूति है नहीं। वे तो यही सोच रहे कि भाई किसान यहाँ से उठकर चला जाएगा, तो किसान इस तरह तो नहीं जानेगा। किसान के मान सम्मान की बात है, किसान के स्वाभिमान की बात है। हमने सरकार बनवाई। इसके बाद वो बस्ती गए जहां पर किसानों के महापंचायत में नरेश टिकैत ने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसानों के हित के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। योगी जी क्या हमारे कोई दुश्मन थोड़ा ही है, हम तो यहाँ कहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बात ठीक क्या करनी। चलो देखो इन पर भी सुनाई होगी, ऐसी बात नहीं। सरकार आ रही, रास्ते में आ रही, तो हो जाएगी बातचीत। वहीं बीकेयू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। आज अपने त्याग पत्र की घोषणा करता हूं, और जिसका मुख्य कारण ये है कि आयोग के 3.5 वर्ष के गठन के बावजूद भी आज तक इस आयोग की कोई बैठक नहीं हुई है, और हाल में जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उस पर भी कोई चर्चा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराकर भारत सरकार को उत्तर प्रदेश के किसानों की मंशाओं से अवगत कराने का कोई कार्य किया नहीं गया है। तो किसान आंदोलन के बीच अपनी सियासी वापसी की उम्मीदें संजोए बैठे जयंत चौधरी लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की महापंचायत में कहा कि सरकार अगर किसानों के बारे में अच्छा सोचती है तो इस काले कानून को वापस ले ले।
कि हम तो चाहते हैं जल्दी हल निकले। आंदोलन का मतलब इसलिए किसी विषय को लेकर हम लोग आए हैं। हम चाहते हैं हल निकले, सरकार उन बातों को माने और फिर किसान खेती के काम पे अपना ध्यान दे। कब तक बैठेगा किसान सड़क? उत्तर प्रदेश में लगातार किसान महापंचायतें हो रही हैं। 28 फरवरी को अरविंद केजरीवाल भी मेरठ आ रहे हैं। यूपी में इसी साल पंचायत चुनाव है तो अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में लगातार हो रही किसानों की महापंचायतें सत्ताधारी बीजेपी की चिंताएं भी बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदाचार की बात की। उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, हमें समाज के लिए आदर्श पेश करना चाहिए। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम समाज के लिए आदर्श बन सकें। इसी पर आधारित हमारी यह रिपोर्ट है, इसे जरूर देखिए। नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने दिस पाया और कहां से सीखा दसना। विधानसभा के बाद सीएम योगी विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण को धन्यवाद देने के लिए बोले। इस मौके पर योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई तो विरोधियों पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि हमने यूपी में विश्वसनीयता को कायम किया है, साथ ही प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। योगी ने कहा कि आजादी के पहले नेता सम्मान से भरा शब्द था, लेकिन आजादी के बाद इस शब्द का सम्मान खत्म हो गया है। विधान परिषद में बोलते हुए सीएम योगी की विपक्ष से तकरार भी हुई। सीएम ने कहा कि अगर बोलना चाहते हैं तो सुनने की आदत भी डाल लें। तो बिजली इनके समय में तो दिखती नहीं थी। यानी जब बच्चे को जब आकाशीय बिजली चमकती थी तो मां बताती थी कि बेटा यही बिजली है। आज बच्चे देख पा रहे हैं बिजली। हर जिला मुख्यालय 24 घंटे बिजली चल रही है। तहसील मुख्यालयों पे 21 से 22 घंटा और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे की बिजली मिल रही है। आजमगढ़ ने अखिलेश जी को संसद में भेजा, नेताजी को भी भेजा, मुलायम सिंह जी को भी, लेकिन आजमगढ़ को बदले में आप लोगों ने दिया क्या? बदनामी दिया। आजमगढ़ के सामने संकट आ खड़ा हुआ था अपनी पहचान छुपाने का। कहीं जाते थे लोग संदेह की निगाहों से दिखते थे, और आज विकास के नाम पे आजमगढ़ जाना जा रहा है। विश्वविद्यालय वहां बन रहा है, एयरपोर्ट वहां बन रहा है। क्यों, क्या कर रहे थे आप 5 सालों तक? के 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर थे, और महोदय 2016 के बाद से जब कार्य प्रारंभ हुआ भारत सरकार की मदद से, इस समय 30 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप सोचिए, जिन लोगों ने इस देश को अपनी बपौती मान ली थी और अमेठी के लोग चुन के भेजते थे, आज अमेठी के लोगों को गाली दे रहे हैं। उस अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए, हम लोग मेडिकल कॉलेज दिए। यानी वो अमेठी भी वंचित था, मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दिया है, स्वीकृत किया है। भारत सरकार के सहयोग से सब चीजें चल रही है। सदन में योगी ने कहा कि हमारा आचरण ऐसा हो कि लोग हमें फॉलो करें, संसदीय मर्यादाओं को तार-तार ना करें। इस मौके पर विपक्ष भी हंगामा करता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ 2 मार्च को बंगाल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन चुके हैं। बीजेपी भी इस बात को समझती है, इसीलिए जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर योगी की डिमांड होने लगती है। हाल ही में सीएम योगी केरल गए थे, जहां हुआ उनका जोरदार स्वागत। फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की छवि वाले योगी सीधे विरोधियों पर हमला बोलते हैं। योगी जानते हैं कि वो जिस राज्य में प्रचार के लिए गए हैं वहां के लोकल मुद्दे क्या हैं, और योगी सीधे उन्हीं को उठाते हैं। अब बंगाल के महासंग्राम में योगी की डिमांड हो रही है। बंगाल चुनाव में योगी की मांग, स्थानीय बीजेपी नेताओं की मांग, प्रचार करने के लिए जाएंगे योगी। 2 मार्च को बंगाल जाएंगे योगी।
मालदा में होगी योगी की रैली। योगी के प्रचार से बीजेपी को मिलेगा बल। योगी के कार्यक्रम की तैयारियां तेज। इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। खासकर पश्चिम बंगाल और केरल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ नेताओं का जमावड़ा हुआ है। पार्टी के धुरंधर नेता इन 2 राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि चुनावी राज्यों में प्रचार के लिए योगी की मांग ज्यादा बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और उन्हें हिंदू वोटों को एकजुट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में योगी बंगाल में प्रचार के लिए जाते हैं तो यकीनन ममता की मुश्किलें बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मिशन 2022 को साधने में अखिलेश यादव भी जुट गए हैं। उनका पूरा फोकस विधानसभा चुनाव है और 3 दिन के पूर्वांचल वो दौरे पर हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद अखिलेश यादव फिर से यूपी के तूफानी दौरे पर निकल चुके हैं। अब अखिलेश ने पूर्वांचल की ओर रुख किया है। वाराणसी होते हुए अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मछली शहर के पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद यादव के निधन के बाद उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही अखिलेश यादव पुलिस हिरासत में मरे कृष्णा यादव के परिवार वालों से भी मिले। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार जा रही है और यूपी में लोग सपा के आने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि नौजवानों को लैपटॉप कब मिलेगा। वो इंतजार कर रही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा। और बनारस के लोग तुम तो हो, वरुणा कब साफ होगी उसका भी इंतजार कर रहे हैं। जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए। आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है। आज कटौती हो रही है। सब परेशान है महंगाई से और कोई वर्ग नहीं बचा जो महंगाई से परेशान न हो। अखिलेश यादव वाराणसी, जौनपुर के सहारे पूर्वांचल को साधना चाहते हैं। अखिलेश जानते हैं कि 2022 के लिए पूर्वांचल को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुंदेलखंड के बाद अब अखिलेश का फोकस पूर्वांचल है। अखिलेश लगातार ये दावे कर रहे हैं कि प्रदेश में सपा की सरकार आने वाली है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि 2022 का परिणाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।